हेलो नमस्कार। न्यूज़ क्लिक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि क्या कंट्रोवर्सीज इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई हैं, और आज चूंकि ग्रुप स्टेजेस के सारे मैच खत्म हो गए हैं, नॉकआउट स्टेजेस आज शाम 8:30 बजे से चालू हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि क्या बड़े अपसेट्स ग्रुप स्टेज में हमको देखने को मिले। 28 साल का एक रिकॉर्ड टूटा है कि 94 वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी टीम ग्रुप स्टेज के सारे मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि एशियन कंट्रीज साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा देखने को मिला। पहला अरब देश मोरक्को इस बार नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफाई किया है। कतर से सीधा सिद्धांत हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पिछले हफ्ते भी हमने उनसे बात की थी। वो हमको बताएंगे कि क्या पिछले हफ्ते की जो सारी गतिविधियां रही हैं कतर में वो किस तरह की रही हैं, आने वाले जो नॉकआउट स्टेजेस हैं उसमें क्या माहौल देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें हम करेंगे कि VAR जो है, जो कि थर्ड अंपायर जिसको हम कह रहे हैं फुटबॉल का, उसकी वजह से कितने विवाद सामने आ रहे हैं होने वाले मैचेस में। तो सिद्धांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले यही बताइए कि आप कैसे हैं, कतर कैसा है, और वर्ल्ड कप में अभी जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बीत चुके हैं, क्या माहौल क्या चल रहा है वहां पे? थैंक्स सत्यम। बढ़िया है यार, थैंक यू। आपको शायद मेरे डार्क सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे एक्चुअली, बिकॉज हम हालांकि कतर में हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शनिंग है पर्टिकुलरली एज प्रेस पीपल, वो यूरोपियन टाइम पे चल रहा है, जो क्योंकि जो आखिरी मैचेस हैं दिन के वो यहाँ के लोकल टाइम पे 10 बजे शुरू होते हैं, तो खत्म होते होते अप्रोक्सीमेटली 12 बज जाते हैं रात के। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिक्स जोन वगैरह वगैरह ये सब करते करते सुबह के 4 तो बज ही जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते। तो तो स्लीप डिप्राइव्ड, बट अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल। जैसे हम थोड़ा शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, काफी दिलचस्प दिलचस्प टूर्नामेंट रहा है अभी तक, मतलब जो सेकंड वीक ऑफ मैचेस हुए हैं। और ये हम शायद पिछली बार भी इस पे थोड़ा बहुत जिक्र किया था हमने कि 32 टीम फॉर्मेट का सबसे मजेदार जो फैसेट होता है वो यही है कि जो लास्ट राउंड होते हैं ग्रुप मैचेस के, उनमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, और बिकॉज दो दो गेम्स हर ग्रुप में साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं सेम टाइम पे, उसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो लास्ट राउंड ऑफ ग्रुप मैचेस। एंड बिकॉज इस टूर्नामेंट में शुरुआत से ही इतने सरप्राइजेस रहे हैं यार, या इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे हैं, उसकी वजह से द पॉसिबिलिटी वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी ऑफ द टीम्स टू गो थ्रू, एक्सेप्ट 2 और 3 जो क्लियरली अपना ग्रुप टॉप कर रही थी, जैसे फ्रांस हुआ, पोर्चुगल हुआ। बट इनके अलावा काफी सारे लाइक सरप्राइजेस रहे हैं। तो ऑन द पिच, ऑफ द पिच, बोथ वेज it's been a good week since we last spoke. तो पहले हम ऑफ द पिच का जो हमारा है उसकी हम बात कर लेते हैं। हम ये देख रहे थे सिद्धांत की जब शुरू हुआ था वर्ल्ड कप, तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी इस तरीके की थी कि जो फॉरेनर्स हैं उनको ट्रीट भी कर पाएगा ठीक से ये देश या नहीं, क्योंकि छोटा देश है, और ऑर्गेनाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से आपको क्या देखने को मिला है जो पिछला हफ्ता गुजरा? या सत्यम, आई थिंक एट अ मैक्रो लेवल, मतलब ऑब्वियसली कुछ 100% तो कुछ नहीं होता है कहीं भी, लेकिन अगर सॉर्ट ऑफ बड़े नजरिए से देखा जाए तो कोई मेजर इंसिडेंट्स एटलीस्ट मेरी जानकारी में नहीं है। बिकॉज जैसे हमने पहले भी काफी बार बात की है न्यूज क्लिक पे और पीपल्स डिस्पैच पे कि कतर इज अ कंट्री दैट इज बिल्ट ऑन माइग्रेंट लेबर एसेंशियली। तो यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो कतारी पॉपुलेशन है, वो बहुत छोटी है, तकरीबन 3-3.5 लाख लोकल लोग हैं, और बाकी 30 लाख के आसपास माइग्रेंट्स हैं अलग अलग लेवल्स पे, मैनुअल वर्कर्स, लेबर से लेके हाई मैनेजमेंट पोजीशंस तक, पूरा स्पेक्ट्रम। तो यहाँ की जो लोकल्स हैं और जो सरकार है, इनको काफी आदत है फॉरेनर्स से डील करने की, और काफी वेलकमिंग है इन जनरल। जो लोग आते हैं यहाँ काम करने, या इन दिस केस ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल्सो द फैक्ट इज दैट ये वर्ल्ड कप कतर ने ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए बिड किया, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर एंगेजमेंट फॉर देम। इट इज समथिंग दैट दे आर डूइंग एज अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू अपनी अपनी जो छवि है दुनिया में उसको बनाने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, और क्राइम यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, जैसे जैसे कि ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में होता है, बिकॉज पुलिसिंग इज सो स्ट्रिक्ट, एंड बिकॉज जो जो पनिशमेंट है क्राइम्स का
वो इतना हार्श है. Also of course because it's a Muslim culture, Islamic culture, so theft and this kind of petty crime almost doesn't exist. Crime against women, for women it's extremely safe. जैसे मैं 3-4 बजे रात को या सुबह में वापस आ रहा होता हूँ तो अक्सर अकेली औरतें, लड़कियां वो भी अपने काम से या किसी मैच से या खाना खा के वापस घर जा रही होती हैं. कोई किसी को टेंशन नहीं है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है. मैं अब आई थिंक ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पे फुटबॉल मैचेस देख चुका हूँ. तो स्टेडियम में घुसना और स्टेडियम से निकलना, वो जो प्रोसेस होता है उसमें कितना समय लगता है. जैसे अभी हाल ही में जो चैंपियंस लीग फाइनल हुआ था पेरिस में, उसमें हमने देखा था कि ऑलमोस्ट राइट लाइक सिचुएशन बन गया था बिकॉज द पुलिस एंड द अथॉरिटीज वर नॉट एबल टू कंट्रोल जितने नंबर में लोग आ रहे थे अंदर, कैसे उनकी एंट्री होगी और कैसे वो सब होगा. तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट एक्चुअली जो स्टेडियम में सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, काफी तादाद में पाकिस्तानी हैं. तो इनफैक्ट 4 से 5 हजार पाकिस्तानी फौज के सैनिक और ऑफिसर यहाँ पे इस समय तैनात हैं, पोस्टेड हैं ऑफिशियली ऑन डेप्यूटेशन विद द कतर पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. क्योंकि लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनको बिकॉज प्रोटेस्ट नाम की चीज इस देश में एग्जिस्ट नहीं करती है. तो एक्सपीरियंस नहीं है इन डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ क्राउड्स हु माइट एंड अप बिकमिंग अग्रेसिव. तो पर्टिकुलरली इन जैसे राइट कंट्रोल जो रोल होता है पुलिस का, उस रोल में पाकिस्तानी काफी ज्यादा सैनिक यहाँ पे डिप्लॉयड हैं. तो इट्स इंटरेस्टिंग in which way, in so how many different ways, many different parts of the region have kind of come together to put out this World Cup. Qatar might be hosting it, but as much of the workforce that is responsible for the execution, जो organization जो ground level पे काम हो रहा है, operations हो रहे हैं, चाहे आप मीडिया ले लीजिए, केटरिंग ले लीजिए, ऑफ कोर्स जो लो लेवल के या जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं जैसे सफाई हो गए या ये सब हो गया, वो सारे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से कर रहे हैं लोग. तो इन दैट सेंस वो रीजनल मतलब कलेक्टिव एफर्ट सा बन गया है. और दिक्कतें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिली हैं. इट्स बिन द स्मूदेस्ट इन एंड आउट. आई मीन आप 1 घंटे के अंदर अंदर सिटी के किसी भी पॉइंट से किसी भी स्टेडियम में आप अंदर पहुंच सकते हैं. तो ये कंप्लेंट्स कि हम लेट हो गए मैच के लिए या बहुत लंबी क्यूज हैं, ये सब देखने सुनने में नहीं मिल रही. ओके, तो अब हम स्टेडियम के अंदर घुस के एक मैच की हम बात कर लेते हैं. सबसे बड़ा जो है विवाद देखने को इस पूरे ग्रुप स्टेज के दौरान मिला है वो है VAR, जिसको कि थर्ड अंपायर हम कह सकते हैं और विजुअल असिस्टेंट रेफरीज इसका हम इसे कहते हैं. हमने जापान का मैच देखा, 2-1 से जापान जीता, लेकिन वो उस पर काफ़ी उस वाले गोल पर फीफा को खुद आकर इसका मतलब इसको डिफेंड करना पड़ा है कि हमारा डिसीजन जो है सही था. उस वजह से जर्मनी बाहर हो गया है. तो जर्मनी जो कि 2014 का चैंपियन था वो बाहर हुआ है. उरुग्वे के प्लेयर को हमने देखा VAR स्क्रीन को लिटरली पंच करते हुए व्हेन ही वॉकड आउट ऑफ द स्टेडियम. तो ये क्या है, थोड़ा सा VAR एक बेसिक सा अगर आप समझा दें हमारे दर्शकों को. जो नया टेक्नोलॉजी है इस टूर्नामेंट में, दैट इज द सेमी असिस्टेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी. तो इन एडिशन टू VAR जिसकी आप बात कर रहे थे, ये सिर्फ ऑफसाइड रूल के लिए इन्होंने नया एक टेक्नोलॉजी बनाया है जो यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी एंड सम काइंड ऑफ, दे हैव 12 कैमरास हैं जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है प्लेयर्स के मूवमेंट्स की based on multiple sensors on and cameras, and automatically जो आप वीडियो असिस्टेंट रेफरी की बात कर रहे थे, उनको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता है जब एक बॉल खेली जाए टू अ प्लेयर इन एन ऑफसाइड पोजीशन. तो उनके कान में ऑटोमेटिकली घंटी बज जाती है. एंड दिस अकॉर्डिंग टू फीफा एंड जो टेक्निकल ग्रुप है जो डिसाइड करता है टूर्नामेंट में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह आने चाहिए, कि इट थोड़ा टाइम बचता है. जो प्रोट्रैक्टेड VAR के रीप्लेज का प्रोसेस जो हमने, जैसे आप प्रीमियर लीग की बात कर रहे थे, उसमें देखा होगा कि अगर ऑफ साइड का वहां पे डिसीजन होना होता है तो उसमें काफी रीप्लेज
यूज करने पड़ते हैं, मल्टीपल कैमरा एंगल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो जो पहली बार हमें देखने को मिल रही है, वो है ये ऑफ साइड वाली टेक्नोलॉजी। VAR अब हैज बिकम अ फैक्ट ऑफ लाइफ। इट्स जनरेटिंग कंट्रोवर्सी बिकॉज नाउ इतने सारे कैमरा एंगल्स हैं, राइट? जो हाई एंगल है, लो एंगल है। नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज द बॉल इज सर्कुलर इन नेचर। ज्यादा हम आई डोंट थिंक इसकी फिजिक्स में हमें घुसना चाहिए इस शो पे, but the line is how it is. The ball is round, so it is quite possible that the part of the ball that is जो ground, जो घास से कांटेक्ट में है, वो लाइन के एक पार है, लेकिन पूरी बॉल, the rule is, and this is I think rule number 9 of the FIFA rules of the game, that पूरी ball needs to cross the line. So if any part of the ball, even if you look at it vertically like this, right, is on this side of the line, it doesn't matter if the part that is in contact with the ground has crossed the line or not. The part that was amusing is that जैसे हमें इस वर्ल्ड कप पे देखने को मिल रहा है कि एशियन टीम्स, अरब कंट्रीज ऑफ द फील्ड ना काफी यूनिटी हमें देखने को मिल रही है। जैसे मैच से वापस आते समय सऊदी के फैंस हो गए, लोकल फैंस हो गए, फिलिपिनोज हो गए, ये सब जापान किट में जितने लोग थे उनकी वाहवाही कर रहे थे, जापान के लिए तालियां बजा रहे थे, जापान के लिए गा रहे थे। तो ये जो हमें यूनिटी देखने को मिल रही है फैंस के बीच, ये हमें वेस्टर्न मीडिया में देखने को मिल रही है जब भी कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो सारे जो यूरोपियन कमेंटेटर्स हैं, पंडित्स हैं, इंग्लिश में पर्टिकुलरली, इन सबको बहुत आग लगी है। तो इससे एक्चुअली बाकी हमारे जैसों को तो बहुत मजा आ रहा है। सो द सेम पीपल जो एक हफ्ता पहले टेक्नोलॉजी के फुल सपोर्ट में थे, जो कह रहे थे कि इट एलिमिनेट्स द एलिमेंट ऑफ मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती है बिकॉज आप रेफरीज को ब्राइब नहीं कर सकते, जो ह्यूमन एरर का एलिमेंट इससे रिड्यूस होता है, गेम फेयर होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो 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 ये सारी कहानियां बोल रहे थे, अगले दिन ये इस पे आगे कि ये टेक्नोलॉजी मतलब इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तो अब हम लास्ट में मैचेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टेज जैसा कि हमने कहा खत्म हो चुका है और आज ही पहला मैच नेदरलैंड्स और यूएसए का है। उसके बाद देर रात को इंडिया के हिसाब से जो आपके यहाँ पे 10 बजे होगा, इंडिया के हिसाब से रात को 12:30 बजे अर्जेंटीना का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये नॉकआउट स्टेजेस हैं। तो इसमें क्या लग रहा है क्वार्टर फाइनल्स तक कौन सी टीमें, मतलब ज़्यादा चांसेस किसके हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? या फिर एकदम ही मतलब अलग दौर है और उसमें ग्रुप स्टेज को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है? हाँ, I think so. To an extent, you're right. I think also I will hesitate to make any sort of predictions because काफी गलतियां ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, जहां तक आज के गेम का सवाल रहा, आई एम गोइंग टू दैट गेम बाय द वे, आई डोंट थिंक सो। अर्जेंटीना हैज ग्रोन इनटू द टूर्नामेंट। हर ऑलमोस्ट जो उनकी शुरुआत हुई थी और जो उनका आखिरी ग्रुप स्टेज मैच था, काफी दोनों टीमों में दोनों गेम में फर्क था। मेसी आए थे इनफैक्ट मिक्स जोन में, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, तो वो भी कह रहे थे कि जो यंग प्लेयर्स हैं टीम में उन पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उभर के आ रहे हैं, वो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और वी सॉ मैकलिस्टर ने जो गोल मारा लास्ट गेम में, एंड व्हाट इज द अदर, आई थिंक, एनीवे, जो भी है। So the younger players, everyone in the team, it's not about Messi any longer. And unfortunately, although Australia बहुत मेहनती टीम है और थोड़ा बहुत टैलेंट भी है, ऐसा नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है टू गेट टू वेयर दे हैव, डेनमार्क को हरा के खासकर, लेकिन आई डोंट थिंक अर्जेंटीना के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया का जैसे फ्रांस के साथ प्रदर्शन जो रहा था पहले मैच में, जो 4-1 से हारे थे वो गेम, वो उसमें थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिला। तो आई थिंक अर्जेंटीना के लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आज शाम। ऑल्सो ब्राजील आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्रांस आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, so of course these teams have to be favored, but I think Japan at this point, because it's a team that जिनको मैं काफी closely follow कर रहा हूँ, उनके सारे मैचेस देख चुका हूँ, प्लस कोच वगैरह से भी बात की है, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं। तो Japan is a team that can always I think do something, and it's the only Asian country. In fact, I was asking the coach this in the press conference, कि because
the Japan women's team have actually won a football World Cup. So it is the only Asian country that have really the experience of going into a world tournament like this and पूरा एक महीना खेल के दुनिया की बेस्ट टीमों को हरा के टूर्नामेंट जीतने का एक्सपीरियंस है. तो मैं कोच से यही पूछा था कि आपने विमेंस टीम से क्या सीखा है. तो वो बता रहे थे कि बेसिक्स हैं ऑफ कोर्स ऑफ टेक्निकल एबिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट, but how important it is to be mentally prepared to have a sound sort of tactical plan and then minor aspects of gameplay as well. So Japan for me is the dark horse of this tournament, but for the rest उनके लिए काफी मुश्किल गेम है क्रोएशिया up next. तो क्रोएशिया जो है बहुत फिजिकल है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, लूका मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके लिए उनका मिडफील्ड बहुत बहुत स्ट्रांग है, but so was the case for Spain. So anything is possible and of course knockout tournament है अब, तो अगर आपको टूर्नामेंट में रहना है तो आपको जीतना पड़ेगा. तो उस फिलॉसफी से अगर देखा जाए तो things will be I think quite interesting over the next couple of weeks and there'll be of course lots to talk about. So hopefully you'll have me on a show again very soon. जी, तो ऑन दैट नोट हम इसको आज की बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच सिद्धांत हमसे बात करने के लिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया दर्शकों का, आपने हमको इस बातचीत में आप शामिल हुए. और हम आने वाले हफ्तों में भी इसी तरीके से, जो फीफा के और 2 हफ्ते अभी बचे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते भी और जो फाइनल वाला वीक है उसमें भी आपके साथ जुड़ें और क्या इसमें होने वाली हैं, जो भी अपडेट्स होंगे, जो मेजर अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे. और ऐसी बाकी वीडियोस के लिए न्यूज़ क्लिक से जुड़े रहिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए. हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देखने के लिए शुक्रिया.